की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो नए टॉपिक लेके आए हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में सी प्लस प्लस के अंदर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में, डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद थर्ड लोग हम लास्ट में बात करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन। ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीनों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है डिस्ट्रक्टर और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, फिर उसको समझते हैं। अ कंस्ट्रक्टर in C++ is special method that is automatically called when an object of a class is created। ठीक है। अगर इसको अपन सिंपल सी बात में बात करें, सिंपल सी भाषा में, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है। मेथड क्या होता है, एक तरह का एक फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जस्ट एक फंक्शन ही होता है। लेकिन अपन ये जानते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, क्लास के अंदर के कोई फंक्शन होता है तो उसको अगर अपने को कॉल करना होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। यानी पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपन उस क्लास का और फिर उस फंक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, ये जो मेथड होता है कंस्ट्रक्टर टाइप का, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होते हैं आपके कंस्ट्रक्टर। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अपन तो अ कंस्ट्रक्टर will have exact same name as the class name, and it does not have any return type at all, ठीक। उसके बाद और बात करें अपन तो नॉट इवन वॉइड। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट आप आगे अपन समझेंगे, अभी जस्ट आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स कैन बी वेरी यूजफुल। कंस्ट्रक्टर can be very useful for setting initial value for certain member variables, ठीक है। अब इसको आसान सी भाषा में अगर अपन समझे तो देखो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले क्या होता है, एक आपका स्पेशल एक मेंबर फंक्शन होता है, यानी एक फंक्शन ही होता है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद सेकंड चीज होती है कि सेकंड चीज क्या होती है कि अ कंस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज क्लास नेम। जैसे कि पहले क्या होता था कि अपन फंक्शन का नेम और क्लास का नेम डिफरेंट होता है, लेकिन अगर किसी फंक्शन का नेम अगर आपने सेम क्लास का नेम एज इट इज रख दिया तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है।
इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे आपके मान लीजिए इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या कोई भी टाइप का आपका फंक्शन होता है, उसको आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आप रिटर्न टाइप का अगर फंक्शन अगर अपन बनाते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं अपन, उसके रिटर्न टाइप लिखते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है कि उसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, जैसे वॉइड इंटीजर फ्लोट अपन लिखते हैं फंक्शन के आगे, तो कंस्ट्रक्टर के आगे आपको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाएगी। नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर यूजफुल कहाँ होता है, जब भी आपको इनिशियल वैल्यू करता है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है ऑटोमेटिकली, तब अपन क्या लेते हैं, वो सेटिंग करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज लेते हैं। ये तो बात होगी कंस्ट्रक्टर के, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके अगर अपन सिंटैक्स की बात करें कि कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, तो इसके सिंटैक्स अपन क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरह से अपने को प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, या उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपका कंस्ट्रक्टर है और ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। तो उसके लिए एक सिंपल सा सिंटैक्स लिख देते हैं अपन, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स की बात करें अपन तो सबसे पहले देखिए मैं क्लास बना रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने क्लास बनाई, क्लास इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नाम से अपन ने एक क्लास बना दी। ठीक है, अब इस क्लास का मेंबर बना रहा हूँ मैं प्राइवेट टाइप का इंटीजर m कोमा n, यहाँ दो मेंबर बना लिए। उसके बाद पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉइड आर्ग्यूमेंट की जगह पे। ठीक है, और उसके बाद जो भी अपने को उसकी बॉडी लिखनी है वो बॉडी अपन ने इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, यानी क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर। ठीक है, अब इस जो फंक्शन आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको अपन क्या कर रहे हैं, आगे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इंटीजर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद इंटीजर। ठीक है, और आगे ये वॉइड है तो वॉइड। ठीक है, अब m इक्वल्स टू 0 कोमा n इक्वल्स टू 0, ये दो वैल्यू अपन ने दे दी, उसको क्लोज कर दिया। अब इसको अपन इजी लैंग्वेज में अगर समझे देखो, तो देखो कैसे क्या हो रहा है। ये देखो क्लास बनाई अपन ने इंटीजर नाम से, नो इश्यू। ठीक है, प्राइवेट टाइप के दो मेंबर ले लिए m1 n। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या किया अपन ने, पब्लिक में एक इंटीजर टाइप, आपके क्लास का नेम भी क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम भी क्या लिया अपन ने, इंटीजर। ठीक है, तो जब क्लास का नेम और अगर आपके फंक्शन का नेम अगर सेम हो जाता है, और आगे देखिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप इसके नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन चुका, आपका एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, और इसको अपन ने यहाँ पे क्या किया, ओनली डिक्लेयर किया। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को अपन क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको क्लास के बाहर उसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है अपने पास, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। ठीक है, फिर क्लास का नेम ये लिखते हैं, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम, और उसके आर्गुमेंट अपन यहाँ पे लिखते हैं, आर्गुमेंट जो भी होते हैं वो आर्गुमेंट, और इस तरह से अपन उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं फंक्शन की। तो अब ये जो फंक्शन है एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर के आपका फंक्शन ही है। अब इसको अगर अपन को क्लास के बाहर डिफाइन करना तो सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, रिटर्न टाइप। और एक चीज अपन पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो यहाँ पे देखो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, क्लास का नेम। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास का नेम क्या है अपने पास, इंटीजर, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, इंटीजर। ठीक है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अपन को फंक्शन का नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, इंटीजर, और अंदर आपके आर्गुमेंट में क्या है, वॉइड टाइप का, तो अंदर अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे वॉइड लिख दिया, और फिर इसको अपन ने डिफाइन कर दिया, m और n की वैल्यू 0 दे दी। तो आपको कंस्ट्रक्टर इस तरह से तो डिक्लेयर करना है, और इस तरीके से क्या करेंगे, अपन उसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखो दो इंटीजर दो बार दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला इंटीजर तो क्या है, क्लास का नेम है, और सेकंड वाला इंटीजर क्या है, फंक्शन नेम है। और रिटर्न टाइप अपन ने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है इसलिए। ठीक है, और आर्गुमेंट की जगह पे अपन ने आर्गुमेंट लिख दिए। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। अब ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसको आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके सिंटैक्स की, इस तरह से अपने को क्या करना है, कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिए कि कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो आपको ध्यान में रखते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम। तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट बना के आप, सबसे पहले
जो ध्यान में रखने अपने को कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम, दे शुड बी declared in the they should be declared in the public section। हमेशा कहाँ पे डिक्लेयर किए जाएंगे ये? पब्लिक सेक्शन के अंदर। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं अपने पास, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ पे लेके जाएंगे? पब्लिक सेक्शन के अंदर। तो पहली चीज अपने को ये ध्यान रखनी है। सेकंड चीज, दे इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, दे आर invoked automatically when the object are created। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी क्या होगा? आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? देखो कि they do not have रिटर्न टाइप। इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर की। नॉट इवन void, void भी नहीं होता इसमें, है ना? नॉट इवन void and therefore they cannot return values, they cannot return value, ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें, they cannot be inherited, they cannot be inherited, ठीक है। इनहेरिटेंस का चैप्टर अपन आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें अपन बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि इनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करना है, लाइक अदर C++ फंक्शन, लाइक अदर C++ function, they can have default arguments। जैसे C++ के अंदर अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात करें, we cannot refer to their addresses, we cannot refer to their addresses, ठीक है। अपन इनके एड्रेस के थ्रू इनको रेफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करें अपन, तो an object with a constructor, an object with a constructor or destructor cannot use as a member of a union, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट यूज अ मेंबर ऑफ अ यूनियन, ये भी इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। क्या क्या है अपने पास, उनको एक बार आपस में रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले जिसको पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना है, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वॉइड, इस टाइप की कोई भी रिटर्न टाइप इसमें नहीं होती और ना ही ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इनको इनहेरिटेंस में अपन यूज नहीं ले सकते हैं। लाइक अदर C++ फंक्शन, दे कैन नॉट हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, they can have default argument, जैसे आपके अदर जैसे C++ के फंक्शंस होते हैं जिनके डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप रख सकते हो, तो इसमें भी अपन रख सकते हैं। we cannot refer to their addresses, an object with a constructor or destructor cannot use as a member of union। तो ये कुछ अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखते हुए अपने को कंस्ट्रक्टर का यूज लेना है, ठीक है। अब आगे बात करें अपन नेक्स्ट, तो एक सिंपल सा अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू अपन समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर का अपने को कैसे यूज लेना है, ठीक है।
तो क्या एग्जांपल से समझते हैं, देखो अपन, तो देखो एग्जांपल में कैसे ले सकते हैं अपन कि मान लीजिए एक क्लास बना रहे अपन, क्लास बना दी मैंने डेमो नाम से, ठीक है। उसके बाद इंटीजर m, n दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेमो, इस तरह से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं अपन कि इसको इस क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं जो आपका कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ देख लीजिए क्लास का नेम है आपका और फंक्शन का नेम दोनों ही सेम है, इसका मतलब ये डेमो क्या बन गया, आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये डेमो क्या है, आपकी क्लास है। इस तरह से अपने को प्रोग्राम बनाना है, किसी कंस्ट्रक्टर पर बेस्ड प्रोग्राम बनाना है। अब ये तो बात हुई कंस्ट्रक्टर की। अब नेक्स्ट इसका जो अगला टॉपिक आता है वो होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो अपन प्रोग्राम बनाएंगे उसमें अपन क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको और कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम भी आपका इसमें बन जाएगा। तो देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, अगला टॉपिक है अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट्स जो फंक्शन के अंदर रखते हैं। तो अगर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी अगर आपने आर्गुमेंट रखे तो क्या बन गया, आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। अब वो कैसे होता है, इसका सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपका इस तरह से बन सकता है, उसका क्लास बनाई मान लीजिए, और एक क्लास बनाई मैंने मान लीजिए इंटीजर नाम से, इंटीजर नाम से क्लास बना दी अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, दो वेरिएबल ले लिए अपने, इंटीजर m, n, ये दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इसके बाद आगे तो देखो पब्लिक सेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा आपका क्या में बनेगा, पब्लिक सेक्शन में बनेगा। और यहाँ पे आगे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इंटीजर सेम क्लास का नेम और यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम ले रहा हूँ। और यहाँ पे अंदर में क्या लिख रहा हूँ, इंटीजर x, इंटीजर y, दो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया इस क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अपन इसकी, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या लिया मैंने, दो आर्गुमेंट ले लिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या सकते, इस कंस्ट्रक्टर को अपन क्या कह सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसको अगर आपको क्लास के बाहर अगर अपने को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की कोई होती नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या है अपने पास, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये आपका, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम क्या है अपने पास, इंटीजर ही है, इंटीजर, फिर इंटीजर जो आर्गुमेंट है आपके पास, इंटीजर x, इंटीजर y, ये दो आर्गुमेंट ले लिए, ठीक है। अब ये जब भी इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, m इक्वल्स टू x और n इक्वल्स टू y, यानी x की वैल्यू जो भी आए आपकी वो m में चली जाए और y की वैल्यू जो भी आए वो n में चली जाए, जब इसको डिफाइन किया। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक सिंटेक्स अपने नॉर्मली अपन ने लिया है जिसमें अपन को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है। अब इसके बेस्ड अपन एक प्रोग्राम ले लेते हैं जिसको अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक क्लास बना रहे हैं अपन, क्लास, ठीक है। और इंटीजर नाम से अपन ने क्या बना लिया, एक क्लास बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर m, इंटीजर n, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसके बाद आगे कर रहे हैं अपन इंटीजर, जो अपन कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिए दो इंट और इंट, यानी दो आर्गुमेंट अपन इसमें बाद में लेंगे, ठीक है। इसको अपन ओनली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं जस्ट। फिर आगे क्या कर रहे हैं अपन, वॉइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्ले, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा आपका कि सी आउट, ठीक है, m इक्वल्स टू, यानी m की वैल्यू आएगी वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और सी आउट n इक्वल्स टू, यानी n की जो वैल्यू है उसको भी ये प्रिंट करने का काम करेगा। कौन सा फंक्शन, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और ये हो गई अपनी क्लास कंप्लीट, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्या किया अपन ने, इसको डिक्लेयर किया, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, इसको क्या करना है अपने को, क्लास के बाहर क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो क्लास के बाहर डिफाइन करने का वही तरीका अपने पास सेम, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप अपने पास कुछ है ही नहीं है, तो उसके बाद क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या है, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम क्या है अपने पास, इंटीजर, ये इंटीजर, ठीक है। उसके बाद
इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ये दो आर्गुमेंट है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करेंगे अपन, m और n की वैल्यू जो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो m इक्वल्स टू x और n इक्वल्स टू y। ठीक है, y की वैल्यू n में चली जाए और m की वैल्यू किसमें, सॉरी x की वैल्यू किसमें चली जाए, m में चली जाए। ये तो बात होगी अपनी किसकी, क्लास की डेफिनेशन और कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की। अब मेन फंक्शन अपन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, तो पार्टीशन कर दिया मैंने इसके। अब आगे अपन मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन मेन फंक्शन की। तो इंटीजर मेन, ये आपका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इस इंटीजर वाली क्लास का बनेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर और int1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने 0 और 100। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन को क्या किया अपन ने, एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया अपन ने, int1। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, कि इस क्लास के मेंबर को अपने को एक्सेस करना है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू और दे दी, इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं पास हो रही है। ये वैल्यू कहाँ पे पास हो रही है, उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो आगे देखो, और पूरा प्रोग्राम को लिख देते पहले, इंटीजर int2 इक्वल्स टू इंटीजर 25,75। ठीक है, सी आउट object1। ठीक है, int1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सी आउट object2 int2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0। रिटर्न 0 लिख दिया अपन ने, और ये अपन ने क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा इसकी बात करते हैं अपन। कोई भी प्रोग्राम होता है हमेशा कहाँ से होता है, आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो इंटीजर जो है आपका क्लास का नेम है यहाँ पे, और int1 अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू देती है 0 और 100। तो एक चीज अपन ने बात की थी कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट बनते टाइम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जैसे अपन ने ये काम किया तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आपका ये वाला। ठीक है, कहाँ पे कॉल हुआ, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉल होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या चल जाएगी अपने पास, यहाँ से चल जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टाइम पे अपने पास 0, और y की वैल्यू हो जाएगी 100। यानी इससे क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और n की वैल्यू क्या होगी आपकी 100, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तब। ठीक है, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना रहे अपन int2 नाम से। ठीक है, इस टाइम में क्या होगा, ये कॉल होगा तब 25 और 75 वैल्यू पास होगी। तो सेकंड टाइप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ठीक है, अब आगे आएगा अपने पास सी आउट object1 लिखाएगा। आउटपुट में क्या लिखाएगा, सबसे पहले object1। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, object1 के अंदर int1 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो int1 ऑब्जेक्ट जब बना था तब वैल्यू पास हुई थी अपने 0 और 100। तो इसके थ्रू जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो m इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास 0, और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद object2 लिखाएगा अगली बार में, अगली लाइन में। तो object2, उसके बाद int2 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो इसके थ्रू जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, कोई भी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, और उसको इस तरह से जब आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है। तो इस एग्जांपल के थ्रू अपन ने समझा कि कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं और कैसे अपना ये प्रोग्राम पूरा वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर अपन बात करें तो ये तो बात की थी अपन ने कि अगर अपने पास सिंगल कंस्ट्रक्टर बनाया था अपन ने सिंगल क्लास के अंदर, तो ऐसा भी पॉसिबल है जैसे अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उसमें क्या होता है कि सेम क्लास के अंदर आपका मल्टीपल फंक्शन होंगे और सबका नाम सेम होगा, तो वो कंसेप्ट कहलाता है अपने पास फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर की बात करें तो सेम क्लास के अंदर अगर अपने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है सेम नेम से, तो वो कंसेप्ट कहलाता है अपने पास कंस्ट्रक्टर
ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकता है आपके सेम क्लास के अंदर, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो टॉपिक है अपने पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, इस कंसेप्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे होगा, जैसे इंटीजर क्लास का एग्जांपल लें, तो उसके अंदर अपन ने लिया था एक कंस्ट्रक्टर बनाया था अपन ने इंटीजर नाम से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है, इंटीजर, ठीक है, और दूसरा बनाया था अपन ने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट भी अपन ने इसमें ले लिए थे। ठीक है, तो ये तो जो कंस्ट्रक्टर आपका फर्स्ट वाला, ये तो था आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट। क्या था आपके पास, नो आर्ग्यूमेंट वाइट टाइप का, नो आर्ग्यूमेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर था। और ये था आपका टू आर्ग्यूमेंट, इसमें कितने हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देखो आपके दोनों का नाम क्या है, सेम है, और क्लास का नाम भी इंटीजर है। तो अगर आपको इस तरह से बनाएंगे, जब ये कॉल होंगे, तो जब आप दो आर्ग्यूमेंट यानी दो वैल्यू पास, दो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करके अगर कॉल करोगे, उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, तब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब आप विदाउट वैल्यू अगर आप उसको कॉल करोगे, वैल्यू का उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे विदाउट वैल्यू, तब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस तरह से अपन इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपका ये कॉल होने वाला है। ठीक है, अब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी अपन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ले लिए, आप चाहे तो और भी लाना चाहते हो तो और भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे आप कैसे कर सकते हो, तीसरा कंस्ट्रक्टर एक और बना दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसमें। ठीक है, क्लास बनाई मान लीजिए अपन ने इंटीजर नाम से, इंटीजर नाम से क्लास बनाई। ठीक है, अब वही कंसेप्ट ले लेते हैं अपन, इंटीजर एम और एन दो वेरिएबल ले लिए अपन ने। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में ही बनेंगे हमेशा आपके कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, ठीक है, एक ये ले लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, एम इक्वल्स टू 0 और एन इक्वल्स टू भी क्या कर दिया अपन ने 0। ठीक है, इसके बाद अगला अपन क्या कर रहे हैं, इंटीजर, ठीक है, इंट ए कोमा इंट बी, एम इक्वल्स टू ए और एन इक्वल्स टू बी। ठीक है, तीसरा अपन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, इंटीजर, अंदर ही बना रहे अपन इंटीजर एम परसेंट ऑफ आई, एम इक्वल्स टू 1, वन डॉट एम, और एन इक्वल्स टू 1 डॉट एन, क्योंकि इसको अपन क्या बना है, एड्रेस टाइप का यहाँ पे अपन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, और ये आपका क्लास का एंड कर दिया। ठीक है, अब देख लीजिए जब भी ये कॉल होगा, जब तो विदाउट आर्ग्यूमेंट अपन अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दो वैल्यूज दे के पास करके अगर अपन कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर एड्रेस टाइप का, अगर एड्रेस के थ्रू अपन कॉल करेंगे तो ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कितने कंस्ट्रक्टर है अपने पास, एक तो ये रहा, और ये सेकंड कंस्ट्रक्टर और तीसरा ये है। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी अपन क्या कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आगे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम ले लेते हैं C++ का, जिसमें आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। हेडर फाइल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, मान लीजिए रेक्टेंगल, तो रेक्ट नाम से अपन ने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, प्राइवेट टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर में अपन लिख रहे हैं। अगर नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया मान लीजिए एरिया नाम से। ठीक है, उसके बाद पब्लिक में क्या कर रहे हैं अपन, ये पब्लिक सेक्शन में ही हमेशा कंस्ट्रक्टर बनेंगे आपके पब्लिक। और ये रेक्ट नाम से अपन ने एक और एक क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। इसका मतलब आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं है और सेम क्लास का नेम है, इसका मतलब ये क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, जब एरिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एरिया को 0 कर दिया अपन ने। उसके बाद रेक्ट इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा देखो, इसमें लिख देते अपन
एरिया इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये बन गया सेकंड वाला आपका कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आगे बात करें अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं अपन। ये फंक्शन क्या करेगा आपका, सी आउट एरिया इक्वल्स टू जो भी एरिया की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं अपन। ये बना दिया मान लीजिए, सॉरी ये आपके क्लास को एंड करना, पहले तो ये क्लास को एंड कर दिया सेमीकोलन लगा के, फिर वॉइड मेन, मेन फंक्शन आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, रेक्ट r1 नाम से एक, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रेक्ट r2 नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, और यहाँ पे लिखते हैं अपन 2 और 6 दो वैल्यू पास कर दी अपन ने। r1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपन r1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, और r2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, r2 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपन इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में अपन इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को देखें अपन, तो हमेशा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है आपके मेन फंक्शन से। तो रेक्ट r1 अपन ने एक ऑब्जेक्ट किए हैं, जैसे ही अपन ने किया तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और ये क्या प्रिंट करेगा, एरिया इक्वल्स टू 0। ये वाला आपकी एरिया की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, इसको 0 असाइन हो जाएगी जब r1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या होगा, रेक्ट यानी आपके क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम, जब आप r2 वाला जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब 2 और 6 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा आपका, सीधा ए के अंदर, और बी के अंदर चला जाएगा आपका 6, फिर 2 इंटू 6 कितना है 12, तो एरिया की वैल्यू होगी आपकी 12। ठीक है, अब r1 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा, तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ आपका, तो एरिया इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, जब r1 ऑब्जेक्ट बना था तब एरिया की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, तो क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, एरिया इक्वल्स टू 0 जब फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तब। उसके बाद सेकंड टाइम r2 ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, ये 2 और 6 वैल्यू पास हुई, 2 की वैल्यू a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 6, 6 इंटू 2 12, एरिया की वैल्यू होगी 12। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा होगा आपका, एरिया प्लस टू 12। ये इस प्रोग्राम के आपके आउटपुट आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस कंसेप्ट को क्या समझा अपन ने, तो यहाँ पे देखिए रेक्ट नाम से दो आपके कंस्ट्रक्टर है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू अपन क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर वाली जो कंडीशन है उसको अपन फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बात की थी अपन ने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये 3 पॉइंट अपन ने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किए। अब अगला पॉइंट जो होता है, अगला पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगला पॉइंट है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ अपन लिख लेते हैं, क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, copy constructor is a special constructor for creating a new object, as a copy, of an existing object। कोई भी पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट है, उसकी अपने को कॉपी करनी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ही होता है फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसकी कॉपी करने के लिए, जो पुराने से बना बनाया अपने पास ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी करने के लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है, वो होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करें इसकी, तो द कॉपी कंस्ट्रक्टर, द कॉपी कंस्ट्रक्टर is used to पहला पॉइंट है इसमें, इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर, initialize one object from
one object from another of the same type, सेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करें अपन, कॉपी ऑब्जेक्ट, कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू an object to pass it as an argument, to a function, ठीक है। उसके बाद और क्या ध्यान रखना अपने को, कॉपी एन ऑब्जेक्ट to return it from a function, ये तीन चीज अपने को क्या करनी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करें अपन, इसका एक प्रोग्राम ले लेते हैं जिससे अपने को और क्लियर हो जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं अपन, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं कोड नाम से, क्लास बना दी अपन ने कोड नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं आईडी, ठीक है। इसके बाद पब्लिक, इसके अंदर अपन कोड नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, कोड नाम से ले रहे तो, और इसको अपन ओपन और क्लोज दोनों ही साथ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अपन नहीं लिख रहे हैं। सेकंड एक और कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं अपन कोड, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर ए, एक सिंगल आर्गुमेंट अपन इसमें ले रहे हैं। जब भी ये कॉल होगा तब क्या होगा कि आईडी के अंदर क्या, ए की में जो भी वैल्यू आएगी वो आईडी के अंदर आपकी चली जाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक और अपन ले रहे हैं कोड, तीसरा कंस्ट्रक्टर कोड, ठीक है, कोड एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, यह एड्रेस ऑपरेटर आपका है, ठीक है। ये क्या करेगा, आईडी में क्या चाहिए इसको, आईडी इक्वल्स टू एक्स, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आईडी बनेगी वो इस आईडी में चली जाए, ठीक है। उसके बाद आगे अपन कर रहे हैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसका पार्टीशन कर देता हूँ एक बार ताकि अपने को अलग अलग समझने में इजी रहे थोड़ा सा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे ले रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन, तो void डिस्प्ले, ये डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करने वाला, आपने आईडी की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने वाला है, ठीक है, जो भी आईडी के अंदर है उसको ये प्रिंट करने का काम करेगा ये डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्लास क्लोज और ये अपन ने एंड कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं अपन, मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया अपन ने इंटीजर मेन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कोड और ए नाम से अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पास कर दी अपन ने 100, ठीक है। उसके बाद कोड एक और अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोड बी नाम से, ठीक है, और अंदर पास कर दिया अपन ने ए, ठीक है। कोड सी नाम से किया अपन ने प्लस टू ए, ठीक है। कोड डी ओनली डिक्लेयर किया अपन ने, ठीक है, और आगे क्या कर रहे हैं अपन, डी इक्वल्स टू ए, ये कुछ अपन ने इसमें काम किया। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं अपन, वो देख लीजिए, सी आउट id of a equals to सेमीकोलन लगा दिया और a ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया, a डॉट डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद अगेन सी आउट id of b
इक्वल्स टू सेमीकोलन बी डॉट डिस्प्ले, बी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सी आउट आईडी ऑफ सी, ठीक है, सी डॉट डिस्प्ले, सी आउट आईडी ऑफ डी, डी डॉट डिस्प्ले, लास्ट में रिटर्न 0। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा प्रोग्राम अपन ने बनाया, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम में क्या होगा, देखो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमेशा मेन फंक्शन से, तो ये आपका मेन फंक्शन है। अब कोड ए यानी कोड आपकी क्लास है, उसमें अपन ए क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वैल्यू पास कर दी 100। तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 आपकी सेट हो जाएगी यहाँ पे आके, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या किया अपन ने, एक और ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, यहाँ पे देखो बी, कोड बी, और इसके अंदर क्या पास कर दी, वैल्यू ए पास कर दी। तो ए एक्चुअल में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू किसको पास हो गई, बी को ये चली गई, यानी ए की जो भी मेमोरी होगी इसको अलॉट हो गई, आपकी बी को अलॉट हो गई। फिर आगे अपन ने क्या किया, सी, अब बी की जो भी सॉरी ए की जो भी मेमोरी वो बी को अलॉट हो गई। इसका मतलब ए की वैल्यू जो 100 थी आपकी आईडी की वैल्यू, इसमें तो बी के लिए भी क्या रहेगी, वो 100 ही रहेगी। इस तरह से सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ए के अंदर जो भी आपका वैल्यूज थी या जो भी आपकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी सी को भी चली गई, यानी सी के अंदर भी आईडी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सी के लिए भी आईडी की वैल्यू 100 ही हो गई। और इस तरह से एक और कोड डी, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो ए की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी अपन ने किसको दे दी, डी को दे दी। तो इस तरह से ए की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी डी को चली गई, तो डी के लिए भी आईडी की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 100 हो चुकी है। तो ये हुआ अपन ने इस तरह से किया, जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो क्या करती थी अपन ने इस तरह से पास की अपन ने आईडी को, जब अपन ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा कॉपी किया। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आएगा आपका, देखो कि ए डॉट डिस्प्ले यानी ए ऑब्जेक्ट के थ्रू जब डिस्प्ले कॉल करेंगे तब आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी आपकी आईडी ऑफ ए इक्वल्स टू 100, ठीक है। सेकंड के लिए क्या आएगी, आईडी ऑफ बी इक्वल्स टू 100, ठीक है। आईडी ऑफ सी इक्वल्स टू बी 100, आईडी ऑफ डी इक्वल्स टू बी 100। ये चारों के लिए क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये अपन ने किसकी बात की थी, कॉपी कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम की, इस तरह से आपका ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम ये पूरा वर्क करेगा, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट, वो है आपकी डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं अपन। देखो डिस्ट्रक्टर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टर कोई नई चीज नहीं होती है, जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, मेमोरी अपने को अलोकेट होती है, तो जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो मेमोरी अलोकेट हुई उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए जो यूज में आता है वो होता है आपका डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कोई नई चीज नहीं होती, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो काम किया अपन ने, जो मेमोरी अलोकेट हुई अपने को, उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए क्या होता है आपका ये डिस्ट्रक्टर यूज में लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्ट्रक्टर destructor, as name implies, used to destroy the object that have been created by a constructor, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए जो यूज में आता है वो होता है आपका डिस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो a destructor is a member function, a destructor is a member function whose name is the same as the class name, जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो क्लास का नेम और आपके फंक्शन का नेम सेम होता है, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर में भी सेम कंसेप्ट होता है कि आपका क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन कि सिंटैक्स किस तरह से होगा, कैसे डिस्ट्रक्टर होगा, तो इसको सिंपली लिखने का तरीका होता है खाली कि कैसे लिखा जाता है डिस्ट्रक्टर हमेशा, कि अगर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए कि अगर सेम क्लास का नेम भी वही है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है, तो और अगर डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम हो गया तो अपन ये कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक अपने पास ऑपरेटर होता है टिल्ड ऑपरेटर, इस तरीके से ये टिल्ड ऑपरेटर होता है। और आगे अगर आपने उस क्लास का नाम लिख दिया इंटीजर, जैसे मान लीजिए ये क्लास का नेम है, ठीक है, और इस तरह से अपन ने इसको क्रिएट कर दिया, तो ये टिल्ड ऑपरेटर जो होता है वो एक्चुअल में किसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है, आपका एक कंस्ट्रक्टर नहीं, ये क्या है, एक डिस्ट्रक्टर है, इट इज अ डिस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, आपका इसको। अगर और भी अगर अपन आगे बात करें इसके बारे में तो अपन इस तरह से भी कर सकते हैं, whenever whenever न्यू, जो ऑपरेटर होता है अपने पास, न्यू is used to allocate the memory in the constructor, allocate allocate memory in the constructors, memory in the constructor, we should use we should use delete to free the memory। अगर न्यू ऑपरेटर के थ्रू अपने मेमोरी लोकेट किया तो अपन उसके लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज लेके उस मेमोरी को फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब एक सिंटैक्स अपन ले लेते हैं, उसके थ्रू अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये वर्क करेगा। मान लीजिए मैट्रिक्स नाम से आपकी कोई क्लास थी, ठीक है, अब उस क्लास, ये क्लास का नेम हो गया, रिटर्न टाइप आगे कुछ होगी नहीं, और यहाँ पे अगर अपन ने टिल्ड ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक डिस्ट्रक्टर बन रहा है। मैट्रिक्स नाम से अपन ने बना दिया इसको इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, मान लीजिए d1 पे वेरिएबल होगा उसकी बात कर लेते हैं अपन, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब डिलीट p, मान लीजिए कोई एरे था और यहाँ पे i अपन ने वैल्यू ले ली, और लास्ट में डिलीट डिलीट ऑपरेटर के थ्रू अपन इस पूरे मेमोरी जो अलोकेट हुई थी उसको अपन डी एलोकेट करने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी मेमोरी आपके कंस्ट्रक्टर के थ्रू अलॉटेड हुई है उसको रिलीज करने का काम क्या करेगा, आपका ये डिस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात, फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शन उनकी बात कर रहे हैं अपन। फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, दो बातें इसके बारे में पहले लिख लेते हैं अपन कि क्या होते हैं फ्रेंड फंक्शन, उसके बाद इसको समझते हैं अच्छी तरह से। A friend function, a friend function in C++ is defined as a function that can access private, protected and public and public members of a class of a class। उसके बाद the friend function is declared using the is declared using the friend keyword, friend key
inside the class of the body, inside the body of class। ठीक है, उसके बाद और बात करें अपन by using keyword, by using this keyword, by using keyword friend, compiler knows, compiler knows that the given function is, that the given function is friend function, friend function। ठीक है, तो चलो इसकी बात करें अपन, तो देखो कैसे क्या होगा। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? अ फ्रेंड फंक्शन इन C++ इज डिफाइन अ फंक्शन दैट कैन एक्सेस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। ऐसा फंक्शंस जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्सेस स्पेसिफायर अगर प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपन? उस क्लास के बाहर के मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या प्रोटेक्टेड है तो जो इनहेरिटेड क्लासेस है वही उसका यूज ले पाएगी। ठीक है, तो उस केस में अगर आपने को किसी के मेंबर, क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो अपन क्या करेंगे, उस फंक्शन को क्या बना देंगे, फ्रेंड टाइप का फंक्शन बना देंगे। तो उस फ्रेंड टाइप का अगर फंक्शन है तो वो जो आप उस क्लास के मेंबर, जो उस फंक्शन को किसी भी क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे प्रोटेक्टेड आपने एक्सेस स्पेसिफायर लगा रखा। इसके फ्रेंड टाइप का फंक्शन बनाने के लिए अपने को ध्यान में क्या रखना है कि उस फंक्शन के आगे अपने को फ्रेंड कीवर्ड का यूज लेना है। अगर आपने फ्रेंड कीवर्ड का यूज ले लिया है तो उसका जो कंपाइलर है वो क्या समझेगा कि ये फंक्शन जो है किस टाइप का आपका, वो फ्रेंड टाइप का फंक्शन ही है। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स कैसे अपन बनाते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं, सिंटेक्स ले रहे हैं। मान लीजिए क्लास बना दी मैंने, मान लीजिए बॉक्स नाम से। ठीक है, क्लास बना दी बॉक्स, डबल नाम से अपन ने बना दी मान लीजिए विड्थ, ये एक वेरिएबल ले लिया डबल टाइप का। ठीक है, पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने डबल, और लेंथ नाम से एक वेरिएबल और इसमें अपन ने ले लिया। ठीक है, आगे अपन क्या कर रहे हैं देखो, फ्रेंड वाइट प्रिंट विड्थ, ये प्रिंट विड्थ नाम का एक फंक्शन अपन बना रहे हैं। और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, बॉक्स और बॉक्स, यानी एक ऑब्जेक्ट टाइप का, ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट अपन इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं अपन, वॉइड, ठीक है, सेट विड्थ नाम से एक और अपन ने यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, और इसके अंदर क्या करें अपन, डबल टाइप का आर्गुमेंट ले रहे हैं विड्थ नाम से। ठीक है, और यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बनाया अपन ने, कौन सा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन बनाया अपन ने, इसके अंदर ये क्या है आपका फ्रेंड फंक्शन है। यानी इस फ्रेंड फंक्शन को आपको क्या कर सकते हैं, इस फ्रेंड फंक्शन को कोई भी दूसरी क्लास जो भी है उसके मेंबर भी इस फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, और हमेशा ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में बनाया जाएगा। अब आगे अपन इसके एक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं पूरा इस पे फ्रेंड फंक्शन के पे बेस्ड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्रिएट कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं, एक क्लास बना दी अपन ने बॉक्स नाम से। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं अपन, डबल और विड्थ नाम से अपन ने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और आगे देखो, अब आगे अपन कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस पे ले लिया अपन ने पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर अपन कर रहे हैं यहाँ पे देखो फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं अपन, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन फ्रेंड। ठीक है, अब उसके अंदर लिखते हैं अपन वॉइड और प्रिंट विड्थ नाम से अपन इसमें एक फंक्शन बना रहे हैं फ्रेंड टाइप का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट अपन इसमें ले रहे हैं, ओनली डिक्लेयर किया अपन ने जस्ट। ठीक है, उसके बाद वॉइड सेट विड्थ नाम से भी एक फंक्शन अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो इसके अंदर आर्गुमेंट ले लिया अपन ने डबल, और विड्थ नाम से अपन ने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसको यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे विड्थ डिफाइन करने के लिए जो विड्थ जो वेरिएबल ले लिया अपन ने, उसमें वैल्यू क्या जाएगी, विड्थ में जो भी वैल्यू आएगी वो अपन इस विड्थ को अपन इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये क्लास अपनी यहाँ पे क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है एक्चुअल में देखा जाए तो।
ठीक है। अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन जो आपका प्रिंट विड्थ वाला है इसको यहाँ पे अपन ने डिक्लेयर किया और इस क्लास के बाहर इस ब्रैकेट के बाहर अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो क्या डिफाइन कर रहे हैं अपन, वॉइड, ठीक है, प्रिंट विड्थ, प्रिंट विड्थ ये ले लिया अपन। अब देख लीजिए इस प्रोग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपने से। तो देखिए क्या क्या अपन ने क्लास बनाई, अपन ने बॉक्स नाम से डबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, विड्थ टाइप का, पब्लिक के अंदर फ्रेंड टाइप का फंक्शन बनाया, वॉइड प्रिंट विड्थ, और बॉक्स बॉक्स नाम से अपन ने ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट ले लिया, और वॉइड सेट विड्थ नाम का अपन ने एक फंक्शन बना दिया जिसमें डबल टाइप का एक आर्गुमेंट ले लिया, और यहाँ पे अपन ने क्लास को एंड कर दिया। यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त हो गई। अब आगे देखो अपन क्या कर रहे हैं कि जो सेट विड्थ वाला जो अपना पास ये फंक्शन है इसको अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं आगे। इस क्लास के बाहर अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने वाले। डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है अपने पास, वॉइड, फिर क्लास का नेम क्या है अपने पास, बॉक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम क्या है अपने पास, सेट विड्थ, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, और डबल इसका आर्गुमेंट था तो डबल विड्थ अपन ने इसमें ये ले लिया वेरिएबल। अब क्या होगा, इसके फंक्शन के अंदर क्या होगा, विड्थ के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, जो विड्थ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस विड्थ को असाइन हो जाएगी। ये अपना काम हो जाएगा किसके लिए, इस सेट विड्थ वाला फंक्शन ये काम करेगा। उसके बाद आगे बात करें अपन, तो आगे जो अपना एक फंक्शन है फ्रेंड टाइप का फंक्शन, उस वो क्या काम करेगा उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये अपन ने एक पार्टीशन कर लिया इसका। अब यहाँ पे ले अपन वॉइड, और जो फ्रेंड फंक्शन था उसका नाम क्या रखा था अपन ने यहाँ पे, प्रिंट विड्थ। तो वॉइड प्रिंट विड्थ, ठीक है, और यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए थे अपन ने बॉक्स, और यहाँ पे ले लिया स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स अपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा आपका, सी आउट के अंदर अपन कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ ऑफ बॉक्स, क्या होगा अपने वहाँ पे बॉक्स ऑब्जेक्ट डॉट विड्थ जो वेरिएबल है वैल्यू वो, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन ने क्लोज कर दिया। आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ये आ गया अपने पास मेन, ठीक है, वॉइड मेन ले लिया अपन ने मान लीजिए, ठीक है। अब आगे लिख रहे अपन बॉक्स, तो आपकी क्लास का नेम है, और स्मॉल बॉक्स नाम से अपन ने क्या बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। स्मॉल बॉक्स डॉट सेट विड्थ, वैल्यू दे दी अपन ने 10.0, ठीक है, 10.0 अपन ने यहाँ पे वैल्यू इसको असाइन कर दिया। उसके बाद आगे बात करें अपन प्रिंट विड्थ, यहाँ पे क्या पास कर दिया अपन ने, बॉक्स को पास कर दिया, ठीक है, और ये अपन ने मेन फंक्शन क्लोज कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझते हैं अपन ने, फ्रेंड टाइप का फंक्शन बनाया। अब इसको जब अपन डिफाइन कर रहे हैं, देखो क्योंकि ये क्लास किससे, बॉक्स वाली क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो इसको डिफाइन करते टाइम अपन ने कहीं पे भी नहीं लिखा आगे कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग, डायरेक्टली अपन ने इसको क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये क्या है, फ्रेंड टाइप का, जिसको कोई सी भी क्लास का कोई भी मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है, इसको अपने को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे अपन मेन फंक्शन के अंदर आए तो स्मॉल बॉक्स नाम से क्या बना, ऑब्जेक्ट बना है, फिर बॉक्स डॉट सेट विड्थ, सेट विड्थ जो फंक्शन है इसको वैल्यू आ गई 10.0, सेट विड्थ आपका ये रहा, इसमें विड्थ की वैल्यू क्या होगी 10.0, विड्थ की वैल्यू यहाँ पे गए तो इस विड्थ की वैल्यू क्या होगी आपकी 10.0। फिर अपन ने प्रिंट विड्थ वाले फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फ्रेंड टाइप का फंक्शन है इसलिए। तो बॉक्स को अपन एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास अभी देखा जाए तो 10 है, तो 10 वैल्यू अपने पास यहाँ पे गई, तो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू क्या है 10, और इस बॉक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू इस विड्थ की वैल्यू क्या है 10, तो विड्थ ऑफ बॉक्स क्या आएगी आपकी 10। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका लिखा हुआ यहाँ पे, विड्थ ऑफ बॉक्स 10, ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये बात की थी अपन ने फ्रेंड फंक्शन की, और उसके बारे में कुछ एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया, और कैसे फ्रेंड फंक्शन वर्क करता है वो अपन ने बात की।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उन पे बेस्ड प्रोग्राम डिस्कस किए, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या हुआ ये भी बात की, और फ्रेंड फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।